नमस्कार। लूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग पेज नंबर 41 तक पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो चैप्टर है वो है मराठा, और मराठा में मराठा लूसेंट में पेज नंबर 42, 43 और 44 तक गया है। तो आज के लेक्चर में हम ये कर रहे हैं कि मराठों को एक साथ ले रहे हैं, मराठों के उत्थान से लेकर के, शिवाजी से लेकर के और पेशवाओं के इतिहास तक, यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तक जितना इस बुक में दिया गया है उसको एक लेक्चर में कवर करेंगे। इसकी वर्कबुक पेज वाइज अलग अलग बना दी गई हैं, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एक नज़र देख लीजिए इसको। ये आपका पेज नंबर 42, 43 और ये 44, और ये तीन वर्कबुक पेज नंबर 42 की, कुल 54 क्वेश्चंस। उसके बाद पेज नंबर 43 की वर्कबुक, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 38 हैं, सब पार्ट हैं बहुत सारे। और ये पेज नंबर 44 पर मराठा प्रशासन जो है उसकी वर्कबुक। तो इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको आरंभ करते हैं। मराठों का उत्कर्ष। मराठों के उत्कर्ष को भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना माना जाता है जो थोड़ा लोगों को आश्चर्यचकित करती है, क्योंकि प्राचीन काल में या मध्य काल में मराठों का एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उल्लेख तो मिलता है, लेकिन जिस तरीके से शिवाजी के समय में मराठों का उत्थान हुआ उस प्रकार से नहीं मिलता पहले। तो मराठों के उत्थान के पीछे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, वहाँ की जो भौगोलिक विषमताएं थीं, भौगोलिक परिस्थितियां थीं, जिन्होंने मराठों को एक जीवट वाला इंसान बनाया। इसके अलावा शिवाजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व तो था ही, साथ ही साथ महाराष्ट्र धर्म का भी प्रभाव था। तो आप देखिए पेज नंबर 42 पर एक ब्लॉक दिया गया है, महाराष्ट्र के प्रमुख संत, और उसके साथ फिर पूरा मराठा पढ़ाया गया है। तो पहले हम जरा इस ब्लॉक को देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में किसको किसको बताया गया है। आप देखिए महाराष्ट्र के प्रमुख संत, आरंभ होता है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर से 13वीं शताब्दी में। किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, समय पूछा जा सकता है। 13वीं शताब्दी 1275 से 1296, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य को स्थापित करने वाले, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका के नाम से इन्होंने कमेंट्री, टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से हम ज्ञानेश्वरी के नाम से जानते हैं। ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वरी। और बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक, बरकरी संप्रदाय को चलाने वाले। यहां पर आप नीचे देखिए, बरकरी संप्रदाय यानी विठोवा पंथ, भगवान विष्णु का एक रूप, कृष्ण को मानने वालों का पंथ। इसमें ज्ञानदेव संस्थापक हैं, इसके अलावा नामदेव और तुकाराम भी हैं। ज्ञानदेव के बाद दूसरा नाम आता है नामदेव का, जो 14वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे। 13वीं 14वीं शताब्दी, 1270 का इनका जन्म है और 1350 का इनका मृत्यु है। पंढरपुर, जो कि महाराष्ट्र धर्म का केंद्र था, विठोबा या विठल के उपासक थे। बरकरी संप्रदाय के विकास में मुख्य भूमिका थी। इन्होंने अभंग मराठी साहित्य है जिसमें भक्ति गीत हैं, मराठी भाषा में लिखे गए भक्ति गीत हैं। मराठी के अलावा इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में भी गीतों की रचना करी है।
और नामदेव को सगुण और निर्गुण के बीच की कड़ी माना जाता है। यहां तक कि एक जगह इनको सगुण में रख दिया जाता है और एक जगह इनको निर्गुण में रख दिया जाता है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और मुखबानी में इनकी रचनाएं दी गई हैं। पुस्तक का नाम है एकनाथ, 16वीं शताब्दी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण के नाम से टीका लिखी। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि किसी समकालीन शासक का नाम पूछ लिया जाए, जैसे कि आप देखिए एकनाथ 1533 से 1599। तो अगर हम बात करें उत्तर भारत में मुगल काल, तो हुमायूं, शेरशाह सूरी और अकबर का शासनकाल है। तुकाराम 17वीं शताब्दी। और अभंग के नाम से जो संकलन है भक्ति गीतों का, उसमें आप देखिए नामदेव का भी है, तुकाराम का भी है, और सबसे ज्यादा जो अभंग प्रसिद्ध हैं तुकाराम अभंग। रामदास के बारे में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि हैं। दास बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, जिसमें उन्होंने कर्म दर्शन का संदेश दिया है। और महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा को इन्होंने लोकप्रिय बनाया। आनंद वन भुवन पुस्तक लिखी, जिसमें जाति प्रथा का विरोध किया, जातिगत भेदभाव का विरोध किया, महिलाओं की दशा में सुधार की बात कही। तो महाराष्ट्र धर्म के जो संत हैं वो सिर्फ भक्ति मार्गी और सिर्फ ईश्वर की ही आराधना में लीन नहीं है, वो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के ऊपर भी अपने विचार रख रहे हैं। जो भेदभाव है, जो अन्याय है, उसके विरोध में भी बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन दो संप्रदायों में विभक्त हुआ, वरकरी और धरकरी। वरकरी के बारे में मैंने बताया, विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वालों का समुदाय, और धरकरी राम पंथ, जिसके संस्थापक रामदास को माना जा रहा है, और भगवान राम के उपासक। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है मराठों का उत्कर्ष। और मराठों के उत्कर्ष में सबसे अहम भूमिका शिवाजी की थी, शिवाजी का चमत्कारिक व्यक्तित्व। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627, कुछ सोर्सेज शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 में बताते हैं, जैसे कि द गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2। तो ये दो तिथियां हैं। जन्म हुआ था सिवनेर दुर्ग में, और उनके जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, माता पिता, आगे चल करके गुरु, पत्नी, तो कुछ नाम जैसे कि साहजी भोसले और जीजाबाई। साहजी भोसले उनके पिता थे, जीजाबाई उनकी माता थी। साहजी भोसले की दूसरी पत्नी थी तुकाबाई मोहिते। शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव, राजनीतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास। हालांकि बहुत कम मुलाकात गुरु रामदास और शिवाजी की थी, लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा था शिवाजी के ऊपर। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से, और शाहजी के द्वारा शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की गई, और शाहजी बीजापुर रियासत में एक उच्च पद पर काम कर रहे थे। बाद में शाहजी ने मुगल सेवा भी ज्वाइन करी थी। शिवाजी की पहली महत्वपूर्ण जो राजनैतिक उपलब्धि थी वो था तोरण के दुर्ग को जीत लेना, बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लेना। इसके पश्चात रायगढ़ पर उन्होंने नियंत्रण किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। कभी कभी शिवाजी के जो प्रमुख अभियान हैं या जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, उनको एक सीक्वेंस में, उनको एक क्रम में लगाने को आ जाता है, जैसे कि तोरण की विजय, रायगढ़ को राजधानी बनाना, औरंगजेब के साथ युद्ध,
जो कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि हुई थी, शिवाजी की आगरा यात्रा, शिवाजी के द्वारा सूरत बंदरगाह की प्रथम लूट, फिर द्वितीय लूट, या फिर अफजल खां की हत्या, या फिर शाइस्ता खां के साथ संघर्ष। तो शिवाजी के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनको एक क्रम में आप लोग याद करेंगे तो बेहतर होगा। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। अफजल खां की घटना देखिए 1659 की है। अफजल खां बीजापुर का सेनापति था और अफजल खां को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शिवाजी को समाप्त करे, और अफजल खां अपने छल कपट के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को आमंत्रित किया बातचीत करने के लिए, और शिवाजी को सावधान किया गया था इस बारे में उनके विश्वस्त लोगों के द्वारा कि अफजल खां षड्यंत्रकारी है। तो शिवाजी भी अपनी तैयारी करके गए थे, और फिर वो इतिहास है कि कैसे अफजल खां की हत्या हो गई। अफजल खां की हत्या उस दौर में शिवाजी के द्वारा एक बहुत बड़ी घटना थी। इसने शिवाजी के महत्व को बढ़ा दिया। सूरत को 2 बार शिवाजी ने सूरत के ऊपर 2 बार आक्रमण किया। सूरत जो कि एक बहुत प्रमुख मुगल बंदरगाह था और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व था, और शिवाजी को इन दोनों ही अभियानों से आर्थिक लाभ हुआ। आखिर में औरंगजेब ने राजपूत शासक महाराजा जय सिंह को जिम्मेदारी दी कि वो शिवाजी के खिलाफ सैनिक अभियान करें, और जय सिंह ने शिवाजी को बाध्य कर दिया कि वो संधि करें। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, और इस अवसर पर एक विदेशी मनोची भी वहां उपस्थित था। कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि के समय वहां पर कौन एक विदेशी उपस्थित था? मनोची। शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग बीजापुर से छीना। ये भी प्रश्न पूछने का एक पैटर्न है कि शिवाजी ने जो विजय हासिल करी, चाहे फिर वो तोरण की हो या फिर पन्हाला की हो, तो वो किसके नियंत्रण में थे क्षेत्र? 1674 शिवाजी ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया, और इसके लिए विशेष तौर पर जो ब्राह्मण बुलाए गए वाराणसी से, काशी से, श्री गंगा भट्ट, महाराष्ट्र का ही एक ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। कर्नाटक अभियान 1676-78 शिवाजी का अंतिम अभियान था, और जिंजी की विजय उनकी अंतिम विजय थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 शिवाजी का देहांत हो गया। उनका अंतिम संस्कार राजा राम ने संपन्न किया। मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे। संभाजी जो कि बड़े पुत्र थे शिवाजी के। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ही गद्दी पर बैठे। यहां शिवाजी के प्रशासन के बारे में जानकारी दी गई है। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसमें 8 मंत्री थे, या ये कहिए कि शिवाजी के 8 प्रमुख सलाहकार थे जिनको अष्ट प्रधान कहा जाता था। आपको इन अष्ट प्रधानों के नाम और उनके कार्य बहुत अच्छे से याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इनमें से 1-2 कई बार रिपीट हुए हैं परीक्षाओं में। जो सबसे महत्वपूर्ण अष्ट प्रधान था वो था पेशवा। आगे चल करके हम देखेंगे राजा महलों में सीमित हो जाएगा और पेशवा वास्तविक शासक बन जाएगा मराठों का। तो पेशवा अर्थात प्रधानमंत्री, शिवाजी के द्वारा जितने भी आदेश दिए जाते थे पेशवा या प्रधानमंत्री के माध्यम से ही वो सर्कुलेट होते थे। उसके ऊपर पेशवा के हस्ताक्षर होने भी जरूरी होते थे। तो पेशवा यानी प्रधानमंत्री अष्ट प्रधान में। दूसरा है सेनापति या सरे नौबत, जो सैन्य नियंत्रण रखता था। अमात्य या राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। वाक्यानवीस, वाक्यानवीस गुप्तचर विभाग का प्रधान था, सूचना प्रदाता था, और दूसरे क्षेत्रों के साथ संधि वगैरह कराने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। चिटनिस, सचिवालय, जो राजकीय दस्तावेज होते थे, राजकीय पत्र होते थे, ये उनको संभालता था। सुमंत, सुमंत और पेशवा परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सुमंत जो है
विदेश मंत्री है। इसके अलावा पंडित राव धार्मिक सलाहकार है, धार्मिक मामलों की देखरेख करता है, और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान है। जो अन्य जानकारियां यहां पर हैं अष्टप्रधान के अलावा, शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा, पागा यानी नियमित घुड़सवार सेना, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सेना, और पैदल सेना। शिवाजी ने अपने समकालीन जो यूरोपीय शक्तियां थीं, तो यहां पर हम एक देख सकते हैं जानकारी कि शिवाजी को जो तोपें हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिली थी। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। एक क्षेत्र होता था स्वराज और दूसरा मुक्तई। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्षतः जो सीधे सीधे मराठों के नियंत्रण में था, प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, वो स्वराज थे। और मुक्तई वो क्षेत्र था, या मुल्क ए कदीम कहा गया है, वो क्षेत्र जो मराठों के अप्रत्यक्ष प्रभाव में है, जहां पर मराठों का प्रत्यक्ष शासन नहीं है और जहां से वो चौथ जैसा कर वसूलते हैं, सरदेश मुखी वसूलते हैं। चौथ और सरदेश मुखी यहां पर कहा जा रहा है कि ये स्वराज से नहीं लिए जाते थे। चौथ होता क्या था, आपको अपने क्षेत्र की सुरक्षा के एवज में 1/4 भू राजस्व शिवाजी को मराठों को देना होता था। सरदेश मुखी जरा अलग प्रकार की व्यवस्था थी। देशमुख बोलते थे जमींदार को, स्थानीय शासक को, और सर का अर्थ होता है मुख्य मराठी में। तो शिवाजी चूंकि सर देशमुख थे, सभी देशमुखों के प्रधान थे, इसलिए वो देशमुखों से, स्थानीय शासकों और जमींदारों से उनकी आय का 1/10वां हिस्सा टैक्स के तौर पर लेते थे। तो ये सरदेशमुखी था। अब देखिए, यहां पर हम लोग महाराज धर्म को पहले पढ़ चुके हैं, अष्टप्रधान मैंने आपको यहां पर समझा दिया था। तो यहां पर कुछ और जानकारियां हैं। शिवाजी की कर व्यवस्था के ऊपर मलिक अंबर का थोड़ा प्रभाव था। मलिक अंबर जो कि अहमदनगर का प्रधानमंत्री था। शिवाजी ने रस्सी के द्वारा भूमि मापन की व्यवस्था को बंद किया। उसकी जगह पर काठी, लकड़ी की एक छड़ी, स्टिक होती थी, उसका प्रयोग किया। और अन्नाजी दत्तो का नाम याद रखिए कि किसने शिवाजी के भू राजस्व प्रबंधन को में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अन्नाजी दत्तो ने व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। लगभग 33% टैक्स लिया जाता था भू राजस्व, जो 40% तक हो गया था। ये हम पहले देख चुके हैं कि शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत के ऊपर 2 बार आक्रमण किया और उससे उन्हें काफी आर्थिक लाभ हुआ। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, और संभाजी ने अपने प्रशासन में उत्तर भारत के एक कवि कलश को महत्वपूर्ण भूमिका दी, जो कि उज्जैन का रहने वाला था। मुगलों के साथ संघर्ष चलता रहा और संभाजी, कवि कलश, संभाजी के पुत्र साहू जो कि उस समय बहुत छोटे बालक थे, इन सब लोगों को मुगलों ने पकड़ लिया। संभाजी और कवि कलश की हत्या कर दी गई और साहू को मुगल महल में ही नजरबंद करके रखा गया। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम 1680 to 1689 कार्यकाल है संभाजी का। उसके बाद है राजा राम। शिवाजी के उत्तराधिकारियों को आप क्रम से याद करें कि 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 से 1689 तक संभाजी शासक थे। 1689 में संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम शासक बने। 1689 से 1700 तक राजा राम ने प्रशासन संभाला, और 1700 में जब राजा राम की मृत्यु हो गई तो राजा राम की पत्नी रानी ताराबाई ने, ताराबाई का नाम मराठा
इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने उस समय मराठों को नेतृत्व प्रदान किया जब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो 1700 से 1707 ताराबाई, और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी तो जो अगला शासक होगा बहादुर शाह प्रथम, वो एक कूटनीति के तौर पर साहू को मुगलों की कैद से आजाद कर देगा, ये मानते हुए कि साहू जब जाएंगे वापस महाराष्ट्र मराठों के बीच में, तो उनमें और ताराबाई के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष होगा क्योंकि ताराबाई के पास शिवाजी सेकंड के नाम से अपना पुत्र है जिसे उन्होंने शासक बनाया हुआ है और उसके नाम पर वो शासन कर रही हैं। संघर्ष होगा भी, लेकिन अंततः सभी प्रमुख मराठा सरदार साहू के पक्ष में आ जाएंगे और उसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी बालाजी विश्वनाथ की। तो साहू तक कम से कम आपको क्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। राजा राम ने सतारा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दरअसल मुगल एक राजधानी पर कब्जा कर लेते थे तो मराठे दूसरी जगह अपना केंद्र बना लेते थे, ये कुछ इस तरीके से है। इसके बाद देखिए यहां पर 3 अधिकारियों के नाम दिए गए हैं। शिवाजी के प्रशासन में किलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, खासतौर पर उनकी युद्ध नीति में किले बहुत महत्वपूर्ण थे। तो हवलदार, सरे-नौबत और सबनिस। हवलदार किले के आंतरिक प्रशासन की देखरेख के लिए था। सरे-नौबत किले की सुरक्षा, किले में जो सेना थी उसका नेतृत्व करता था, और सबनिस की जिम्मेदारी थी किले की अर्थव्यवस्था, वहां पर जो लोग रहते हैं उनका खान पान, रसद और पत्र व्यवहार करना। तो काम विभाजित किए गए थे, किसी एक व्यक्ति को समस्त अधिकार नहीं दिए गए थे। ये मैंने आपको बता दिया कि राजा राम 1700 में मुगलों से संघर्ष करते हुए पराजित हुआ और मृत्यु हो गई। मराठों ने समर्पण नहीं किया। शिवाजी के बाद चाहे संभाजी हो, चाहे राजा राम हो, चाहे ताराबाई हो, चाहे साहू हो, वो लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे। तो ताराबाई अपने 4 वर्ष के पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से उन्होंने गद्दी पर बैठाया और शासन की बागडोर संभाल ली। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो संभाजी का पुत्र साहू, जो कि बंदी बना लिया गया था, औरंगजेब की कैद में था, उसको छोड़ा गया और साहू और ताराबाई के बीच में एक छोटा सा संघर्ष, खेड़ा का युद्ध, जिसमें साहू की विजय हुई। ताराबाई अपना एक छोटे से क्षेत्र में शासन करती रही। सतारा में साहू का राज्याभिषेक कराया गया और साहू के पीछे बहुत मजबूती से बालाजी विश्वनाथ नाम के व्यक्ति खड़े थे। आगे चल करके वो पेशवा बनाए जाएंगे और फिर पेशवा का पद पैतृक हो जाएगा। उसके बाद वो बालाजी विश्वनाथ के परिवार में ही चलेगा। ये सब जानकारियां। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया और अगले 7 वर्ष तक वो पेशवा के तौर पर काम करते रहे, प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहे। जब उनकी मृत्यु हुई 1720 में, तो उनका 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनाया गया और यहीं से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। बाजीराव प्रथम इस बात को समझते थे कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है और अब वो मराठों का साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। तो यहाँ पर 2 बड़े प्रसिद्ध स्टेटमेंट हैं, एक बाजीराव प्रथम का और दूसरा साहू का। बाजीराव प्रथम साहू को कह रहे हैं, मुगलों को टारगेट करके, कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। बड़ा स्पष्ट मैसेज है कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, उसकी शाखाएं जो हैं, फिर चाहे वो निजाम के तौर पर हो हैदराबाद में, या फिर अवध में अवध के नवाब हो या बंगाल हो, ये सब शाखाएं हैं, ये तो अपने आप ही पराजित हो जाएंगी अगर हम सीधे दिल्ली पर हमला कर दें। तने का मतलब क्या है कि जो मुख्य मुगल साम्राज्य है दिल्ली में, वो कमजोर हो चुका है और हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। वो एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, कटक से अटक तक, यानी कि उड़ीसा से लेकर के और नॉर्थ वेस्ट जो पेशावर वाला इलाका, वहां तक।
और साहू ने कहा कि निश्चित रूप से आप इसे हिमालय के पार तक ले जाएंगे, आप एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो कभी कभी परीक्षाओं में इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। बाजीराव प्रथम ने अगले 20 वर्ष 1720 से 1740 मराठों का प्रभाव लगभग हर क्षेत्र में कायम कर दिया, जहां तक सवाल है राजनीति का। अब मराठे अनजाने नहीं थे पूरे भारत के लिए, क्योंकि बाजीराव प्रथम 40 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। एक बार मैंने आपको पहले भी इतिहास के एक लेक्चर में कहा था कि उन लोगों की एक सूची बनाइए जो बहुत कम आयु में जिनकी मृत्यु हो गई और जो भारत के इतिहास को परिवर्तित कर सकते थे, तो आपको 10 बहुत महत्वपूर्ण नाम मिलेंगे। उनमें से बाजीराव प्रथम एक है। तो कुछ युद्ध हैं। पालखेड़ा का युद्ध, जो कि बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में हुआ, जिसमें निजाम की पराजय हुई, और मुंगी सिवगांव की संधि हुई। पालखेड़ा का युद्ध पूछा जा सकता है, किस संधि से समाप्त हुआ यह पूछा जा सकता है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही था। 1737 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। एक बहुत ही तीव्र गति से किया गया आक्रमण, एक छोटी सी सेना के साथ किया गया आक्रमण। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। कहते हैं कि मोहम्मद शाह को जब सूचना दी गई कि बाजीराव ने आक्रमण किया है, तो उसने अपने चित्रकार को कहा कि मुझे उसका चित्र दिखाओ बना के, कैसा दिखता है वो। उसके चित्रकार ने उसका चित्र बनाया और मोहम्मद शाह उस चित्र को देख करके घबरा गया। उसने कहा कि इसको जो चाहिए वो दे करके संधि समझौता कर लो। मराठों के का प्रभाव, शक्ति और प्रभाव में प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, तो मराठों का प्रभाव बहुत ज्यादा फैल गया था। बाजीराव प्रथम और मस्तानी की जो कहानी है वो आप सब वाकिफ हैं उससे। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई और बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद फिर बालाजी बाजीराव लगभग 20 साल की उम्र में ही पेशवा बना। पेशवा का पद अब पिता पुत्र पुत्र ऐसे चल रहा था। बाजीराव प्रथम के समय जो है वो 2 संधियां, एक तो वारणा की संधि, आप लोग चेक कर लेंगे। वारणा की संधि में व्यवस्था की गई कि संभाजी सेकंड, जो कि राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था, वो मराठा राज्य के दक्षिणी भाग पर शासन करेगा, जिसकी राजधानी कोल्हापुर होगी, और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी उस पर साहू शासन करेंगे। दूसरी संधि साहू के उत्तराधिकारी राजा राम II और बालाजी बाजीराव के बीच में हुई, यानी कि पेशवा और प्रधानमंत्री और राजा के बीच में संगोला की संधि हुई। और अब मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। अब मराठा छत्रपति या मराठा राजा को अपने प्रधानमंत्री की सलाह से काम करना था, ये समझ लीजिए। छत्रपति का सम्मान पूरा था, लेकिन राजनीतिक निर्णय, प्रशासनिक निर्णय, आर्थिक निर्णय लेने का अंतिम अधिकार अब प्रधानमंत्री का था, यानी पेशवा का था। अब यहां पर देखिए आप कि बालाजी बाजीराव के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, इतनी महत्वपूर्ण घटना जिसने इतिहास बदल दिया, न सिर्फ मराठों का बल्कि काफी हद तक हिंदुस्तान का भी, मुगलों का भी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध बालाजी बाजीराव के समय में हुआ, जो कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच में था, और उसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। इस विजय ने न सिर्फ मराठों के एक अखिल भारतीय शक्ति बनने और केंद्रीय साम्राज्य का निर्माण करने के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया, मुगलों को तो इसने बिल्कुल, मुगल खैर पहले ही समाप्त हो चुके थे। पानीपत के तीसरे युद्ध का मुगलों के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुगलों की तरफ से तो मराठे लड़ रहे थे,
लेकिन एक शक्ति जिसको इसका सीधे सीधे लाभ मिला वो थे अंग्रेज। पानीपत के तीसरे युद्ध ने ये बताया कि कौन भारत पर शासन नहीं करेगा, मराठे नहीं करेंगे, और इतिहास में वैक्यूम के लिए कोई जगह होती नहीं है, तो उस वैक्यूम को भर दिया अंग्रेजों ने। पानीपत के युद्ध के तुरंत बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। कहा जाता है वो उस आघात को सहन नहीं कर पाए। लेकिन अगला पेशवा माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना और 10 वर्ष के अंदर मराठे फिर से दिल्ली में थे। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि भले ही तृतीय पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठों के लिए राष्ट्रीय आपदा के समान हो, लेकिन ज्यादा बड़ा झटका 1772 में यंग पेशवा की मृत्यु से लगा। माधवराव की मृत्यु ने मराठों को उत्तराधिकार युद्ध में फंसा दिया, गृह युद्ध में फंसा दिया। पेशवाओं के परिवार के अंदर गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया। वहां से वहां से पेशवाओं का पतन शुरू हुआ। उसमें अंग्रेजों की एंट्री हो गई। तो माधवराव इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रयास नहीं किया, बाकायदा उसने स्थापित किया। क्योंकि आप देखिए 1772 में जब मराठे शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहे हैं मुगल बादशाह के तौर पर, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेज उससे पहले बंगाल में प्लासी लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, बक्सर लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं, और रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि कर चुका है। लेकिन जब मराठे आ रहे हैं दिल्ली तो अंग्रेज बिल्कुल चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन 1772 में जब माधवराव की मृत्यु होती है, स्वाभाविक मृत्यु बीमारी से, और उसका उत्तराधिकारी बनता है पेशवा नारायण राव, तो मराठों के पेशवाओं के परिवार के अंदर संघर्ष है। नारायण राव का चाचा रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहता है और इसलिए वो पेशवा नारायण राव की हत्या कर देता है। लेकिन फिर भी वो पेशवा नहीं बन पाता। रघुनाथ राव, जो कि राघोबा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जो मराठा प्रशासन है उसमें अन्य लोग राघोबा से सहमत नहीं हैं, जैसे कि नाना फडणवीस हैं, महादजी सिंधिया हैं। तो क्या करते हैं कि पेशवा नारायण राव की जब हत्या होती है तो उनकी पत्नी गर्भवती हैं, तो इंतजार किया जाता है कि वो जो बालक जन्म लेगा वो पेशवा होगा। आपने जितना भी इतिहास पढ़ा है आपकी समझ में आ गया होगा कि जब भी एक अजन्मे बच्चे को या 1-2-3 साल के बच्चे को राजा बना दिया जाता है तो या तो उसकी हत्या हो जाती है थोड़े दिनों में, या फिर वो कठपुतली शासक बन जाता है। तो पेशवा माधवराव नारायण नाम रखा गया उस बच्चे का, और वो एक दिन के बच्चे को मराठा राज्य का पेशवा बना दिया गया। और प्रशासन की देखभाल के लिए 12 भाई परिषद या 12 भाई काउंसिल बना दी गई, जिसमें 12 महत्वपूर्ण सदस्य थे। 2 सबसे महत्वपूर्ण नाम थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो कूटनीतिज्ञ थे, आय व्यय का हिसाब रखा करते थे, आर्थिक मामलों के जानकार थे, और महादजी सिंधिया जो एक बहुत बेहतर योद्धा थे। महादजी सिंधिया उन गिने चुने लोगों में थे जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से बच पाए थे। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था, और एक अंग्रेज ग्रांट डफ ने मैकियावली से तुलना करी है उनकी। आप जानते हैं मैकियावली ने द प्रिंस लिखा था। प्राचीन भारत में मौर्य काल में चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो बहुधा इतिहासकार इसकी तुलना द प्रिंस से करते हैं, जो कि मैकियावली की रचना है। और यहाँ पर ग्रांट डफ कह रहे हैं कि मराठों का मैकियावली तो कूटनीतिज्ञ। अंतिम पेशवा राघोबा खुद तो खैर पेशवा नहीं बन पाए। ये बात अलग है कि राघोबा की पेशवा बनने की जिद ने अंग्रेजों को मौका दे दिया मराठों के प्रशासन में
हस्तक्षेप करने का, युद्ध हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, शुरुआत रघुनाथ राव से ही होगी। इतिहासकारों का एक वर्ग वैसे कहता है कि रघुनाथ राव योद्धा बेहतर थे, उन्हें षड्यंत्रकारी कहा गया है, लेकिन जब उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम ना हो तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि योग्य शासक अगर हिंदुस्तान में अलग अलग राजवंशों में आ जाते, बजाय कि एक पिता पुत्र के अलावा, कि पिता के बाद उसका पुत्र, गद्दी परिवार में रहेगी, वंश में रहेगी। वंश और परिवार का मतलब क्या सिर्फ पिता के बाद उसका पुत्र है, उसमें भतीजों के लिए या अन्य लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं है? तो लगता तो यही है, जितना इतिहास अब तक पढ़ा गया है, कि वंश के नाम पर, परिवार के नाम पर एक सीधी लाइन। तो बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार। आप आधुनिक भारत में लॉर्ड वेलेजली को पढ़ेंगे, वहां पर सहायक संधि प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूसेंट में मध्यकाल को मराठों पर खत्म किया जा रहा है, इसलिए आज मैं मराठों को पूरा पढ़ा दे रहा हूं आपको, 3 पेज, और कल से जो आपको लेक्चर मिलेंगे वो आधुनिक भारत के होंगे। वैसे एंग्लो मराठा वॉर के ऊपर आप सर्च करेंगे तो मेरी पीसीएस रिवीजन प्लान की वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें एंग्लो मराठा वॉर के बारे में थोड़ी जानकारी अलग से दी गई है। यहाँ पर देखिए, जो एंग्लो मराठा वॉर हैं, जो आंग्ल मराठा युद्ध हैं, उनकी शुरुआत संधि से होती है। चाहे पहला मराठा युद्ध हो अंग्रेजों के साथ, पुरंदर की संधि से युद्ध शुरू हो जाएगा, या फिर दूसरा मराठा युद्ध हो, बसीन की संधि, पहले संधि होगी, उसके बाद युद्ध शुरू होगा, और फिर किसी और संधि से उस युद्ध का खात्मा होगा। तो पुरंदर की संधि जो है वो रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी, बंबई की सरकार थी, उनके बीच में हुई थी कि रघुनाथ राव ने कहा मुझे आप पेशवा बनाओ, मिलिट्री असिस्टेंस दो, सैनिक मदद दो, बदले में मैं आपको ये जमीनें दे दूंगा, ये पैसा दे दूंगा, ये सब। बंबई सरकार को लगा कि हमें मीर जाफर मिल गया है, लेकिन पहला मराठा युद्ध अंग्रेजों के लिए एक खराब दौर लेकर के आया, क्योंकि अंग्रेज उसी समय मैसूर के साथ भी उलझे हुए थे। तो अंग्रेजों को मराठों के साथ सालबाई की संधि करनी पड़ी। 1782 में सालबाई की संधि हुई। इस संधि में महादजी सिंधिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अगर कभी प्रश्न आए कि सालबाई संधि का महत्व क्या था, 20 वर्ष की दीर्घकालीन शांति, क्योंकि अब अंग्रेजों ने पूरा फोकस किया मैसूर के ऊपर। जब तक 1799 1800 मैसूर टीपू सुल्तान पराजित नहीं हो गया, मार नहीं दिया गया, तब तक अंग्रेजों ने मराठों की तरफ नहीं देखा। नहीं देखा का मतलब युद्ध करने की नहीं सोची, उन्होंने मराठों के साथ मित्रवत व्यवहार बनाए रखा। लेकिन मराठा दरबार में क्या हो रहा है, मराठा प्रशासन में क्या हो रहा है, क्या उनकी कमजोरियां हैं, ये सारी की सारी जानकारियां अंग्रेज इकट्ठा करते रहे। दक्षिण भारत की अन्य शक्तियों को अपने साथ मिलाते रहे या उनको पराजित करते रहे। और इस 20 वर्ष के दौर में मराठे लगातार कमजोर होते चले गए। अभी जब यूपीएससी आईएएस का ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री का अगर आप देखें, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, 2024 का जो अभी 29 तारीख को, तो उसमें एक प्रश्न आया है कि सालबाई की जो 20 वर्ष की संधि थी वो मराठों के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हुई, इस पर कमेंट करना था। तो इसका मतलब यही है कि जहां एक तरफ 20 वर्ष में अंग्रेजों ने अपने आप को मजबूत किया, मराठे लगातार कमजोर होते चले गए। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इसलिए हुआ क्योंकि मराठा जो संघ था जिसका प्रधान था पेशवा, उस संघ में पेशवा के अलावा होलकर थे, सिंधिया थे, गायकवाड़ थे और भोसले थे। तो ये लोग आपस में लड़ गए, और जब ये आपस में लड़ गए तो पेशवा को पुणे छोड़ करके भागना पड़ा, और वो सीधा पहुंचा बसीन, और वहां पर उसने सहायक संधि कर ली। सहायक संधि का मतलब ये था कि अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी। बसीन की संधि के बाद
सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई, जिसमें भोसले के साथ देवगांव की संधि की गई, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जनगांव की संधि हुई, और सिंधिया से संधि के बाद ही पूरा राजपूताना क्षेत्र से लेकर के दिल्ली तक का नियंत्रण अंग्रेजों के पास आ गया। एक ही झटके में अंग्रेज उत्तर भारत के निर्विवाद स्वामी बन गए। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर इतना महत्वपूर्ण है, लॉर्ड लेक ने 1803 में जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उसके लिए उसको बूढ़े शाह आलम से नहीं लड़ना था, उसको सिंधिया से लड़ना था। तो ये दोनों संधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, देवगांव की संधि और सुरजी अर्जनगांव की संधि। इसके अलावा होलकर के साथ मंदसौर की संधि। तो आप देखिए एंग्लो मराठा वॉर में संधियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे पुरंदर की संधि हो, चाहे सालबाई की संधि हो, चाहे बसीन की संधि हो, चाहे देवगांव की संधि हो, सुरजी अर्जनगांव की संधि हो, मंदसौर की संधि हो। और इनको एक क्रम में याद रखिए, आपको दो ही पॉइंट याद रखने हैं, संधि कब हुई और किसके बीच हुई। इसके पश्चात तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो बस एक फॉर्मेलिटी थी, और पेशवा बाजीराव सेकंड कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में जब वो पराजित हुआ तो मेलकम के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया, पूना की संधि हुई और पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा को भेज दिया गया कानपुर के पास बिठूर, एक तरह से निर्वासित कर दिया गया उसको महाराष्ट्र वाले इलाके से, और उसकी पेंशन बांध दी गई कि इतने पैसे आपको हर साल मिलेंगे। 1853 में वहां पर बिठूर में उनकी मृत्यु हो गई, और इनके उत्तराधिकारी को हम देखेंगे 1857 के संघर्ष करते हुए नाना साहब। इसके बाद मराठा प्रशासन के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। परीक्षाओं में वैसे मराठा प्रशासन के नाम पर अष्टप्रधान पूछा जाता है, या फिर जो शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था थी जैसे कि काठी शब्द पूछा जाता है, या फिर चौथ और सरदेशमुखी पूछा जाता है। यानी कि अष्टप्रधान के 8 पॉइंट हो गए, अपना चौथ और सरदेशमुखी 10 हो गए, काठी शब्द हो गया 11, और 1-2 शब्द और है, वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी देखते हैं इसमें क्या है। पूना में जो पेशवा का सचिवालय था वो मराठा प्रशासन का केंद्र था। पूना में क्यों? क्योंकि पेशवा मूलतः पूना के रहने वाले थे, तो उन्होंने पूना को ही अपना केंद्र बनाया। हुजूर दफ्तर कहते थे उसको। मराठा प्रशासन में सूबे को प्रांत, तरफ कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था। तरफ या परगने को महल कहते थे। सूबेदार अपॉइंट किया जाता था। ये सब सामान्य चीजें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देशमुख, देश पांडे जिलाधिकारियों के तौर पर काम कर रहे थे। हवलदार, मजूमदार, फडणवीस, ये सब प्रशासनिक अधिकारी थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी पटेल था। पटेल के नीचे कुलकर्णी था जो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का लेखा जोखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले जो पटेल का सहायक होता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार और धातु की शुद्धता की जांच करने के लिए था। इसके अलावा 12 अलूटे शिल्पकार, 12 अलूटे ग्राम सेवक होते थे। उपरिष्ठ शब्द याद रखिए। पिंडारी, पिंडारियों के बारे में जब इतिहास हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इतिहास श्रृंखला में, वहां पर आपको जानकारी मिलेगी। पिंडारी मराठों के साथ युद्ध भूमि में सहयोग करते थे और पालपट्टी नाम का एक टैक्स लेते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब। इस पेज पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अगर कुछ है तो वो ये है। मराठा संघ जिसका अध्यक्ष था पेशवा और उसका हेड ऑफिस था पूना में। अन्य 4 शक्तियों में ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोसले, ये मराठा संघ था। जब तक ये संघ मजबूत रहा, और ये संघ तब तक मजबूत रहा जब तक योग्य पेशवा रहे। माधवराव के बाद ये संघ कमजोर हो गया।
तो इस प्रकार से आज ल्यूसेंट में मध्यकालीन भारत की सीरीज समाप्त हो जाती है। ल्यूसेंट के हिसाब से पेज नंबर 44 पर इसको खत्म किया गया है और इसी पेज पर आधुनिक भारत की शुरुआत होती है और जो पहला चैप्टर आप उसमें पढ़ेंगे वो है उत्तरकालीन मुगल बादशाह, लेटर मुगल्स, यानी कि 1707 से लेकर के 1858 तक। तो इसके ऊपर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे।